नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सुपरहिट फिल्म गॉन गर्ल पर है। कहानी की शुरुआत में निक को दिखाया जाता है जो अपनी बहन की बार में बैठा है। वह अपनी बहन से बताता है कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। वह अपनी वाइफ एमी से खुश नहीं है, इसलिए वह उससे डिवोर्स लेने की सोच रहा है और बताता है कि हर साल की तरह आज भी वह मेरे साथ फालतू सा गेम खेलेगी जिसमें वह क्लू छोड़ेगी और उन क्लूज को देखकर मुझे गिफ्ट तक पहुंचना होगा। इसके बाद वह जब घर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है। लिविंग रूम बिखरा पड़ा हुआ है और टेबल टूटा हुआ है। वह तुरंत पुलिस को बुलाता है। एक डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट के साथ आती है। वह पूरे घर को चेक करने लगती है। तभी उसे एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा था अमेजिंग एमी। वह बड़े आश्चर्य से निक से पूछती है, क्या ये फेमस अमेजिंग एमी है? दरअसल एमी एक राइटर है और वो टीन एज से ही ये काम कर रही है। टीन एज में वह अमेजिंग एमी के नाम से फेमस थी। निक बताता है कि उसकी माँ की देखभाल करने के लिए वो लोग 2 साल पहले उस जगह में शिफ्ट हुए हैं। वो एक राइटिंग टीचर के साथ साथ अपनी बहन के साथ एक बार चलाता है। डिटेक्टिव को घर का मुआयना करते समय किचन के शेल्फ में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। डिटेक्टिव निक से कहती है कि जांच पूरी होने तक हम इस घर को सील कर रहे हैं, तब तक तुम कहीं और जाकर रहो। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि पुलिस निक से पूछताछ कर रही है। निक उनके जवाब कुछ ठीक से दे नहीं पा रहा था। डिटेक्टिव का शक उस पर गहराने लगा और खोजबीन करने पर पुलिस को ये पता चला कि निक के सारे क्रेडिट कार्ड और वो बार सब एमी के नाम पर हैं। और तो और निक ने रिसेंटली एमी का लाइफ इंश्योरेंस भी करवाया है। अब क्योंकि एमी एक सेलिब्रिटी है, उसकी मिसिंग की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है। मीडिया के सामने निक और एमी के माता पिता एमी को जल्द से जल्द ढूंढने की अपील करते हैं। यहाँ लोग नोटिस करते हैं कि निक की अपील में कोई इमोशन नहीं दिख रहा है, इसलिए सबको ये शक हो रहा है कि पैसों के लालच के चलते उसने और उसकी बहन ने एमी को कहीं गायब कर दिया है। अगले दृश्य में सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है एमी जो बहुत फेमस होने के साथ बहुत रिच भी थी, उसने निक से शादी की थी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दोनों ही राइटिंग इंडस्ट्री में थे, लेकिन रिसेशन आने की वजह से दोनों की जॉब चली जाती है। इसके बाद निक के मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से निक डिसाइड करता है कि वह न्यूयॉर्क छोड़कर अपनी मॉम के पास जाकर रहेगा। हालांकि इस बारे में उसने एमी से कंसल्ट नहीं किया था, लेकिन एमी भी उसके साथ वहां आ जाती है। मॉम की मृत्यु के बाद भी निक वहीं पर रहता है। अब उसका काम करने का ज्यादा मन नहीं करता था, इसीलिए एमी ने उसके लिए एक बार खोल दिया था जो वह और उसकी बहन साथ मिलकर चलाते थे। कुछ दिनों बाद निक को वहीं के एक स्कूल में राइटिंग टीचर की जॉब मिल गई, जहां उसकी मुलाकात उसकी एक स्टूडेंट एंडी से होती है और जल्द ही इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डिटेक्टिव को आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि एमी और निक में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। एमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, इसी वजह से उसने रिसेंटली एक गन भी खरीदी थी। निक के घर के वॉशरूम से एमी के यूरिन सैंपल भी मिलते हैं, जिसे वे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी, लेकिन निक साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मेरे और एमी के बीच में ऐसा कोई रिश्ता काफी दिनों से नहीं था। तभी वहाँ उनकी एक नेबर आती है और डिटेक्टिव से कहती है कि वह एमी की बहुत अच्छी दोस्त है और बताती है कि एमी बच्चे चाहती थी पर निक ऐसा नहीं चाहता था। डिटेक्टिव को लगता है कि एमी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए शायद इसने उसके साथ कुछ कर दिया है। घर की छानबीन के दौरान पुलिस को किचन के फ्लोर पे खून के धब्बे मिलते हैं, जिन्हें अच्छे से पोंछकर साफ कर दिया गया था। और ये खून के निशान इस तरह के थे मानो किसी का वहाँ बहुत सारा खून बहा हो। इसके अलावा जब निक की फाइनेंशियल कंडीशन को चेक किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोन हैं। इसके अलावा उसने क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी चीजों की शॉपिंग की है, जिसके बिल अभी तक ड्यू पड़े हैं। पुलिस को एमी के माता पिता से यह पता चलता है कि एमी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम डेसी है और उसने एक बार एमी के लिए आत्महत्या करने की कोशिश की थी। डिटेक्टिव उन क्लूज को देखती है जो एमी ने निक के लिए छोड़े थे गिफ्ट तक पहुंचने के लिए। निक की मदद से डिटेक्टिव उन क्लूज को सॉल्व करना शुरू करती है। पहले क्लू के जरिए वे निक के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक लेडी की रेड कलर की अंडरवियर एक एनवलप में मिलती है। जैसे जैसे निक उन क्लूज को सॉल्व करने लगता है, उसका भरोसा यकीन में बदलने लगता है कि एमी के गायब होने में किसी और का नहीं बल्कि एमी का ही हाथ है। दूसरे क्लू में किसी वुडन हाउस का जिक्र किया था। निक समझ जाता है कि ये उसके पिता का घर है।
लेकिन वह डिटेक्टिव से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्लू किस तरफ इशारा कर रहा है। उस रात वह अपने पिता के घर जाता है, लेकिन तभी अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। अलार्म बंद करने के लिए वह सिक्योरिटी पिन डालता है, लेकिन अलार्म बंद नहीं होता। ऐसा लगता है मानो किसी ने पिन चेंज कर दिया हो। अलार्म की वजह से वहाँ डिटेक्टिव आ जाती है। तभी निक की नजर तीसरे क्लू वाले एनवेलप पे पड़ती है। वह तुरंत एनवेलप को छुपा लेता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि निक की गर्लफ्रेंड एंडी उससे चोरी छुपे मिलने आती है। उस वक्त निक अपनी बहन के घर पर था। निक उससे कहता है कि जब तक मामला ठंडा नहीं होता है हम दोनों को मिलना नहीं चाहिए, और उससे पूछता है कि जब वह उसके ऑफिस में फिजिकल हुए थे तब क्या उसने अपनी रेड अंडरवियर वहाँ छोड़ी थी। एंडी बहुत रेस्टलेस हो रही थी। वह उसे किस करने लगती है। दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और सुबह एंडी चुपके से वहाँ से निकल जाती है। निक की बहन मार्गो को पता चल जाता है कि उसका अफेयर चल रहा है। वह उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी लाइफ के और क्या क्या सीक्रेट हैं जो मुझे नहीं पता है। अब तो मुझे भी तुम पे शक होने लगा है। इसके अगले दृश्य में मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि इनकी शादी में अब पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा। निक एमी को इग्नोर करने लगा था और ज्यादातर घर से बाहर रहता था। एक दिन जब एमी ने उसे रोककर इन सब के बारे में पूछना चाहा तो वह इरिटेट हो गया और उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसे चोट लग गई। मूवी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मिसिंग एमी की सलामती के लिए प्रेयर रखी गई है। सब लोग वहाँ कैंडल लेके इकट्ठा होते हैं। मीडिया में अपनी इमेज सही करने के लिए वह एक इमोशनल सा भाषण देता है। वह कहता है कि वह एमी को बहुत मिस कर रहा है और वो एमी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका ये दिखावा उस पर भारी पड़ जाता है। वहाँ उपस्थित उसकी एक पड़ोसी चिल्लाकर कहती है कि एमी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और एमी प्रेग्नेंट थी। इस आदमी को बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए इसने एमी को मार दिया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड एंडी भी आई हुई थी। निक के मुंह से यह सुन कि वह एमी से बहुत प्यार करता है, वह बौखला गई और उसे मिडिल फिंगर दिखाती हुई वहां से चली गई। डिटेक्टिव निक से किचन में मिले खून के धब्बे, इंश्योरेंस पॉलिसी और क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए सामान के बारे में पूछती है। दरअसल डिटेक्टिव को ऐसा लग रहा था कि निक जो कर्जों में डूबा हुआ था, इंश्योरेंस के पैसे के लिए उसने एमी के साथ कुछ कर दिया है। निक समझ जाता है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। वह कहता है कि मैं अपने लॉयर के सामने ही बात करूंगा। डिटेक्टिव को निक पे शक था, लेकिन एविडेंस न होने की वजह से वह उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। वह जांच करने के लिए निक के पिता के घर एक बार फिर जाती है। वहाँ उन्हें एमी की डायरी मिलती है जो फायर हाउस में थी और थोड़ी जली हुई थी। आगे दिखाया जाता है कि एक लड़की कार में जा रही है। ये लड़की और कोई नहीं एमी थी, जिसने अपना हुलिया बदल लिया था। एमी ने निक का हर वक्त साथ दिया था। उसकी माँ के खातिर एक बड़ा शहर छोड़कर छोटे से शहर में रहने के लिए आ गई थी। उसने निक के लिए वो सब किया जो उसे पसंद था। निक और उसकी बहन के लिए बार खोलने के लिए उसने ऑलमोस्ट अपनी पूरी सेविंग लगा दी थी। इन सब के बदले उसे निक से सिर्फ धोखा मिला। एक दिन वह जब निक से मिलने बार गई थी तब उसने बार के बाहर निक को एंडी को उसी तरह से किस करते हुए देखा जैसे निक ने उसे पहली बार किया था। इसलिए उसने अपने मर्डर के इल्जाम में उसे जेल पहुंचाने की साजिश रची। उसने अपनी पड़ोसन जो प्रेग्नेंट थी और थोड़ी बेवकूफ टाइप थी उससे दोस्ती की। जब निक बाहर जाता था तो वह उसे अपने घर में इनवाइट करती थी और उसे ये सब बताया कि वो खुद बच्चे चाहती है और निक बच्चे नहीं चाहता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसे उससे डर लगने लगा है। और एक दिन उसे बहुत सारा पानी और जूसेस पिला दिया ताकि उसे वॉशरूम जाना पड़े, और उसके जाने के बाद कम्बोर्ड से यूरिन सैंपल कलेक्ट करके वहां रख दिया। वही सैंपल पुलिस को मिला था, इसलिए लैब टेस्ट में प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। उसने बड़ी चालाकी से क्रेडिट कार्ड के पेपर्स पर निक के साइन लिए और उनसे बहुत सारी शॉपिंग कर ली और इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी निक के साइन ले लिए। अपने शरीर से बहुत सारा खून निकालकर किचन के फ्लोर पर फैला दिया और फिर उसे साफ कर दिया ताकि पुलिस को लगे कि मर्डर के बाद छुपाने की कोशिश की गई है। क्रेडिट कार्ड से खरीदा सारा सामान उसने निक की बहन के आउट हाउस में रखा था। दरअसल उसने जो क्लूज छोड़े थे वो निक के लिए नहीं बल्कि पुलिस के लिए छोड़े थे। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी डायरी थी जो उसने फायर प्लेस में छोड़ी थी। उसने डायरी को थोड़ा सा जला दिया था ताकि पुलिस को लगे कि किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, लेकिन डायरी पूरी जली नहीं। डायरी में उसने लिखा था कि शादी के पहले कुछ साल तो फेरी टेल जैसे थे, लेकिन अब निक मुझे मारने पीटने लगा है। और उस डायरी की आखिरी लाइन ये थी कि मुझे अब निक से डर लगने लगा है और मुझे लगता है कि ये एक दिन मुझे जान से मार देगा। एमी अपने साथ काफी सारा कैश लेके निकली थी। उसका प्लान था कि वह कुछ दिन किसी सस्ते से होटल में रुककर उसके मिसिंग केस की प्रोग्रेस देखेगी।
अगर निक उसके बिछाए हुए जाल में फंसकर जेल चला जाता है तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह नींद की गोलियां खाकर किसी नदी में गिरकर आत्महत्या कर लेगी, ताकि जब उसकी बॉडी पुलिस को मिले तो उन्हें ऐसा लगे कि निक ने इसे नींद की गोलियां खिलाकर नदी में फेंक दिया है। बेसिकली उसे निक को उसकी गलती की सजा देनी ही थी, भले ही ऐसा करने में उसकी खुद की जान क्यों न चली जाए। वह अपना हुलिया बदल एक सस्ते से होटल में रहने लगती है। न्यूज में निक के प्रति जनता का आक्रोश देख उसे बहुत खुशी होती है। यहाँ निक को अपने पिता के घर मिला क्लू वाला एनवेलप उसे अपनी बहन के आउट हाउस तक लेके जाता है। आउट हाउस के अंदर देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें वो सारा सामान स्टोर किया हुआ था जो उसके क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था, और उन्हीं के बीच में उसका वेडिंग गिफ्ट भी रखा हुआ था। वह अपनी बहन को भी ये सब दिखाता है। अब इन दोनों को कंफर्म हो गया था कि एमी जिंदा है और वो निक को फ्रेम कर रही है। दोनों एक फेमस लॉयर जिसका नाम टर्नर है उसे हायर करते हैं। निक लॉयर को बताता है कि एनिवर्सरी वाले दिन उसने सुबह सुबह ही एमी को बता दिया था कि वह उससे डिवोर्स लेने वाला है। एमी ने उससे कहा कि तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, घूम फिर कर आओ, ठंडे दिमाग से सोचो और फिर मुझे अपना फाइनल डिसीजन बताओ। लेकिन जब वह वापस आया तो एमी गायब थी। मीडिया में जो खबर चल रही है कि मैं बच्चे नहीं चाहता था वो सरासर गलत है। दरअसल मैं बच्चे चाहता था और वो बच्चे नहीं चाहती थी। और वह बताता है कि शायद उसे पता था कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसने जो क्लू छोड़े थे वो सब उन्हीं जगहों पे छोड़े थे जहां मैं अपनी गर्लफ्रेंड एंडी के साथ रंगरलियां मनाता था। लॉयर कहता है कि उसने तुम्हारे ऑफिस में अंडरवियर और तुम्हारी बहन के आउट हाउस में क्रेडिट कार्ड से खरीदा हुआ सामान रखा है, तो जरूर उसने तुम्हारे पिता के घर में भी कुछ रखा होगा। तीनों तुरंत पिता के घर पर पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि घर को सील कर दिया गया है। लॉयर कहता है कि पुलिस को जरूर कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज मिली है, तभी इन्होंने इसे सील किया है। दरअसल डायरी मिलने वाली बात पुलिस ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया था। लॉयर निक को सजेस्ट करता है कि वह एमी के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर यह पता करे कि क्या एमी ने कभी उन पर झूठे आरोप लगाए थे। एमी के 2 एक्स बॉयफ्रेंड थे, डेजी और टॉमी। डेजी जो अभी भी एमी से प्यार करता है, वह निक से कहता है तुम्हारी बीवी गायब है और तुम इस तरह के प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद निक टॉमी से मिलता है। टॉमी उसे बताता है कि एमी एक साइको औरत है। उसके कंट्रोलिंग बिहेवियर से तंग आकर मैंने उससे ब्रेकअप की बात कही। उसके बाद एक दिन वह मेरे घर आई और मुझे सीड्यूस करने लगी। सेक्स करते समय वह जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज पड़ोसियों ने भी सुनी। फिर उसने पुलिस बुलाकर मुझ पर रेप के चार्जेस लगा दिए। पड़ोसियों ने गवाही दी कि उन्हें आवाजें आ रही थीं। मुझे 20 साल की कैद हो गई। जेल से छूटने के बाद मुझे कोई काम नहीं दे रहा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि समाज की नजरों में मैं एक रेपिस्ट हूँ। और कहता है ब्रेकअप करने पे मेरा ये हाल कर दिया है। तुम तो एक धोखेबाज पति हो, तुम्हारा वह क्या करेगी तुम सोच भी नहीं सकते। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एमी के सारे पैसे उसी होटल में रहने वाले 2 लोग छीन लेते हैं। एमी अब मुश्किल में आ जाती है। अब उसके पास रहने के लिए होटल नहीं था और उसे गाड़ी में सोना पड़ रहा था। आखिर में हार मानकर वह डेजी को कॉल करती है। डेजी जो उसके प्यार में अब भी पागल है, तुरंत वहां आ जाता है। एमी सिंपैथी के लिए रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि निक उसे टॉर्चर किया करता था, उसकी जान को निक से खतरा था, इसीलिए उसने घर छोड़ दिया और अब वह वापस नहीं जाना चाहती। डेजी उसे अपने लेक हाउस में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ बेफिक्र हो रह सकती हो, यहाँ कोई नहीं आता, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, तुम यहाँ सेफ रहोगी। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि निक का लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि तुम फेमस टॉक शो द शैरन शो में जाओ, जिसे करोड़ों लोग देखते हैं। वहां जाके अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उनसे कहो कि तुम एमी से बहुत प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि एमी वापस घर आ जाए। लेकिन ये टॉक शो शुरू होने से पहले ही निक की गर्लफ्रेंड एंडी, जो निक से चिढ़ी हुई थी, मीडिया में आकर कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं एक शादीशुदा इंसान के साथ 1.5 साल से रिलेशनशिप में थी। मुझे ऐसे लगता है कि इस इंसान ने मुझे पाने के लिए अपनी बीवी को मार दिया है। ये खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। निक को और हेट मिलने लगता है। लॉयर कहता है कि अब टॉक शो में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। निक कहता है मैं टॉक शो में जाके उसके प्रति फेक प्यार जताऊंगा, हो सकता है वो मेरी बातों में आ जाए और वापस आ जाए। निक एमी की दी हुई टाई पहन के टॉक शो में जाता है। वहाँ वे कहता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वह पछता रहा है कि उसने एमी को धोखा दिया है।
वह चाहता है एमी घर वापस आ जाए क्योंकि वह उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है और इसके बाद वह रोने का नाटक करता है। एमी डेजी के साथ इस इंटरव्यू को देख रही थी। वह देखती है निक ने वही टाई पहनी है जो उसने उसे गिफ्ट की थी। वह निक से प्यार करती थी और अब एंडी भी रास्ते से हट गई थी, तो वह मन ही मन में उसके पास वापस जाने का डिसाइड करती है। लेकिन डेजी नहीं चाहता था कि अब वह उसे छोड़कर जाए। वह उससे कहता है कि वो भी लेक हाउस में शिफ्ट हो जाएगा और दोनों साथ में रहेंगे। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव को निक की बहन के आउटहाउस से एक रॉड मिलती है जिस पर एमी का ब्लड लगा हुआ था। डिटेक्टिव निक और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लेते हैं। लॉयर उनको बेल पर रिहा करवा लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमी निक के पास वापस जाने के लिए कुछ खतरनाक प्लान कर रही है। उसने अपना हुलिया फिर से पहले जैसा कर लिया है और डेजी के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी। वह कैमरे के सामने ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वह डेसी की हर बात मान रही है। जब डेसी बाहर जाने लगता है तो वह उसे जोर से किस करती है और उसका शर्ट बाहर निकाल देती है। जब डेसी बाहर चला जाता है तो वह अपने शरीर पे चोट के निशान बनाती है और अपने हाथ पांव को बांधकर सीसीटीवी कैमरे के सामने ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे किसी ने बंदी बनाकर रखा हो और टॉर्चर कर रहा हो। जब डेसी वापस आता है, एमी उसे सीड्यूस करने लगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उसी दौरान एमी उसके गले को काटकर उसे मार देती है। फिर वह वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है जहाँ पहले से ही प्रेस मौजूद होती है। आवाज सुन निक भी घर से बाहर आ जाता है। खून से लथपथ एमी सीधा आके उसके गले लग जाती है। निक समझ जाता है ये कुछ ड्रामा कर रही है। वह धीरे से उसके कान में बोलता है, चुड़ैल अब क्या करने वाली है। यह सुनते ही वह निक के बाहों में बेहोश होने का नाटक करती है। निक उसे लेकर घर के अंदर जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो डिटेक्टिव को बताती है बचपन में वो और डेजी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन इसके बाद वो दोनों अलग हो गए। डेजी उसके लिए ऑब्सेस्ड था। वह हमेशा उसे लेटर्स लिखा करता था। एनिवर्सरी वाले दिन वह उसके घर आ गया। वह उससे बचने के लिए किचन में भागी, लेकिन उसने उस पर डंडे से हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया और अपने लेक हाउस ले गया जहाँ वह उसके साथ जबरदस्ती करता था। और अगर आपको सबूत चाहिए तो आप उसके घर के सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। दरअसल अब वो निक के पास वापस आना चाहती थी, जिस वजह से उसने डेसी को बलि का बकरा बनाया। उसने घर से बाहर जाते समय डेसी का शर्ट बाहर निकाल दिया था ताकि सीसीटीवी कैमरा में ऐसे लगे कि वह उसे टॉर्चर करके बाहर आया है और सीसीटीवी कैमरा के सामने ऐसे एक्ट करने लगी जैसे उस पर किसी ने बहुत टॉर्चर किया हो। इसके बाद निक उसे घर ले आता है। घर में आने के बाद निक उससे कहता है, अब नाटक करना बंद करो। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो और तुमने ही डेसी को मारा है। वह पहले चेक करती है कि निक के पास कोई रिकॉर्डर तो नहीं है और इसके बाद उसे सारा सच बता देती है। फिर उससे कहती है कि अगर तुमने ये बाहर जाके भी बताया तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। सभी लोगों की सहानुभूति मेरे साथ है। और उससे कहती है, जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मेरे लिए सही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। निक डिटेक्टिव और लॉयर को जाकर ये बात बताता है, लेकिन दोनों ही हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि एमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ऐसा माना जा रहा था कि उसने सेल्फ डिफेंस में डेसी की हत्या की थी। निक अब अकेला पड़ गया था। उसके पास सच बताने के लिए कोई इंसान नहीं है। ऐसे ही एमी के साथ रहते हुए 7 हफ्ते बीत जाते हैं। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर एमी से कहता है कि वह उससे अलग होना चाहता है। एमी कहती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। निक कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ है। एमी कहती है फर्टिलिटी टेस्ट के लिए जो तुमने सीमन सैंपल दिया था उसी सैंपल को इस्तेमाल कर वह प्रेग्नेंट हुई है और उससे कहती है कि अगर वो उससे छोड़कर गया तो उसके बच्चे को ये बताएगी कि उसका पिता कितना बुरा इंसान था। निक समझ गया कि वह बुरी तरह से फंस गया है। वह नहीं चाहता था कि उसका बच्चा उससे नफरत करे। मीडिया इंटरव्यू में दोनों खुशी खुशी अपने बच्चे की न्यूज़ अनाउंस करते हैं। निक ने हालात से समझौता कर लिया था। वह समझ गया था कि उसके नसीब में कैद में रहना ही लिखा है। अगर एमी वापस नहीं आती तो वह जेल जाता और उसके वापस आने के बाद अब वो उसकी कैद में है। जैसा टॉमी ने कहा था, एमी सचमुच एक साइको थी। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती थी। उसने उसकी बुरे समय में मदद करने वाले डेजी को भी नहीं छोड़ा। एमी और निक को देखकर कह सकते हैं, भगवान बनाए जोड़ी, धोखेबाज पति की साइको बीबी। मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।